अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन कृष्ण एकादशी दिनांक 18 मार्च 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 6 हेमंत ऋतुचर्या शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनितत्तमः प्रथमन्तं च कर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शीते शीतानिलस्पर्श वृद्धो बलिनां बलि पक्ता भवति हेमन्ते माता द्रव्य दुरुक्षमः सेदा निंदनम युक्तम लभते देहजन तदा सरसम यनत्यतो वायु शीत शीते प्रकृति। तो शीत ऋतु में जो अग्नि है वो अंदर रुद्ध इस प्रकार का हो जाता है और वो बलवान इस प्रकार का हो जाता है, मात्रा द्रव्य गुरुक्षम इस प्रकार का हो जाता है। और उसको अगर प्रॉपर ईंधन नहीं मिला तो देहज रस का वो नाश करता है और वायु का प्रकोप करता है। तो इसलिए धुंधुर मास इस प्रकार का जो कहा जाता है शीत ऋतु में, खास करके हेमंत ऋतु में कि सुबह ही अगर भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए, इस प्रकार का बताया जाता है। तस्मात् तुषार समये निग्धाम्ल लवणान रसान औदकान उपमांसानां मेद्यान भूयोजे। तो औदकान उपमांस और मेद्य, जैसे कि मैंने जर्मनी की बात कही थी कि सुअर का मांस इसमें खाया जाता था। दिलेश नहीं लग रहा, चलो मतलब पकड़ लिया जाएगा तो पुण्य आ जाएंगे। और क्या पकड़ेंगे गुजरात। भक्षेन मदनाम शीदुम मदम चानु पिबेन नरः। मधु चानु पिबेन नरः, सिर्फ मधु पीना है, बड़ा अजीब है। तो मदिरा शीधो और मधु ये अनुपान के रूप में लेना है। शायद मध्वासव की बात होगी थोड़ी सी, क्योंकि सिर्फ मधु इस प्रकार से लेना
मेरे में कुछ बताया नहीं है, मधु के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो ठीक है। गोरक्षान इक्षु विकृतिर वसा तैलम नवोदनम। गोरस गाय से बने इस प्रकार के इक्षु विकृति, वसा, तैल और नवोदन। यहाँ नवोदन की बात की है। ये शायद खरीफ में जो निर्माण हो जाता है नव इस प्रकार का रहेगा, तो कुछ हिस्सा हेमंत ऋतु में खा सकते हैं, ऐसा है। हेमंत अभ्यसत स्वयं उष्णम चायो नहीं है, और फिर गर्म पानी पीना है, उसका अभ्यास करना है। अम्यग्नोत्थादनम मूर्धनि तैलम चिंताकम आतपम भजेत भूमिगृहम चोष्णम उष्णम गर्भगृहम तथा। अभ्यंग उत्थादन, मूर्ध तैल, जेंताक, ये श्वेत का जो प्रकार है वो, आतप और भूमिगृह और उष्ण गर्भगृह, इसका सेवन करें। तो शायद ये प्रचलन में था, भूमिगृह या गर्भगृह इस प्रकार का। अभी उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और सैनिकों के लिए इसकी कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? जब हिम वर्षा होता है और वो पूरा घर ही अंदर चला जाता है, तो मुसीबत इस प्रकार की रहेगी। लेकिन कारगिल वगैरह से लेकर हमारे योद्धा जिस प्रकार की परिस्थिति का सामना करते रहते हैं, उनको देखते हुए इस प्रकार के कुछ सुझाव होने चाहिए, भूमि गृह या गर्भगृह इस प्रकार का, ताकि ठंडी से बचे रहे और साथ में उनका जो कर्तव्य है वो भी करते रहे इस प्रकार से। तो ये काफी ये मुश्किल इस प्रकार का है। खास करके सैनिकों के लिए ये काफी मुश्किल वाली बात इस प्रकार की है। शेतेषु समृतम सेव्यम यानम शयनम आसनम। तो समृत इस प्रकार का जो भी खाना है, यान है या शयन, आसन, ये सब जो है ढके हुए इस प्रकार से, कि ठंड से बचे रहे इस प्रकार से। तो सेवियम के बारे में भी बात कही गई है। और यान, तो उस समय में मालूम नहीं अभी। हिमाचल से थोड़े नीचे आएंगे तो बंकर भूमिगृह की तरह ही होते हैं। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे गया था, अंडमान में गया था, वहाँ जापानीज लोगों ने काफी बंकर बनाए थे इस प्रकार से, जो अभी भी मौजूद है। सैनिकों के बंकर ऐसे ही होते होंगे, ऐसी स्थिति होगी। तो अभी मालूम नहीं, जब कारगिल में पाकिस्तान ने घुसखोरी करके हमारे मुल्क में इस प्रकार के बंकर बनाए, ये बात थी। और फिर हमारे लिए ये काफी मुश्किल काम था इन बंकरों को ध्वस्त करना इस प्रकार से। तो ठीक है, कारगिल में हमारी अच्छी तरीके से जीत हुई है, लेकिन कुछ सैनिकों की बलि चढ़ानी पड़ी है उसके लिए। तो इसके लिए सजग रहना, सतर्कता रहना, यही आवश्यक इस प्रकार का है। अभी टेक्नोलॉजी के जरिए क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, तो शायद इसके बारे में कुछ हो सकता है। तो यान समृद्ध होना है, बग्घी या रथ इस प्रकार का, शयन और आसन ये तो भी समृद्ध होना है। प्रावराजन कौशेय प्रवीण कुतका सुतम, गुरुष्ण वासा दिग्धांगो गुरुणा गुरुणा सदा। तो
प्रावार अजिन कौशेय प्रवेणी कुत्सता इस प्रकार का आकृत होना चाहिए। तो कंबल ये एक अहम चीज है, रेशम वस्त्र ये भी एक अहम चीज इस प्रकार का है। कौशेय की बात की गई है। और ये एक आश्चर्य की बात है कि कश्मीरी शाल जो है वो काफी गर्म होती है, बहुत पतली होती है लेकिन काफी गर्म होती है। और ये गर्मी के सीजन में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, और ये ठंडी के मौसम में भी अच्छा प्रयोग किया किया जाता है। सेव्य म्हणजे काय? सेवनीय, जो भी अन्न लेना है, खाना खाना है, वो भी ढका हुआ चाहिए इस प्रकार से। तो शायद इंसुलेशन जैसे कुछ मटेरियल रहेंगे, लकड़ी का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें ठंड अंदर जाएगी नहीं। तो ढका हुआ इस प्रकार का होगा। जैसे अभी थर्मास की कल्पना है, तो उस समय जमाने में तो थर्मास नहीं था, तो ठंडी चीजें ठंडी और गर्म चीजें गर्म रखने में ये अच्छा है इस प्रकार का। तो उसका भली भांति कुछ प्रयोग इंसुलेशन मटेरियल डाल के हो सकता है नेचुरल इस प्रकार से। यहाँ पानी वगैरह गर्म करना भी काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है। तो एक अलग ही इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सेविया का एक मतलब पालेवत इस प्रकार का भी कहा जाता है, सफरचंद इस प्रकार का। लेकिन मुझे नहीं लगता सेविया ये जनरल विशेषण लगता है इस प्रकार से। तो जो भी कुछ सेव्य है वो सेवनीय है, वो ढका हुआ चाहिए ताकि उसमें ठंड का परिणाम न हो इस प्रकार। तो इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा, और ये बड़ी इस प्रकार की चुनौती है हमारी सभी के लिए। और भली भांति हम इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे करें। वैसे एलोपैथी इन सभी के बारे में तो सोचती रहती है और कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। फिर ये हमारे हिसाब से कुछ अलग इस प्रकार का स्पेसिफिक उल्लेख है, ढका हुआ अन्न खाना है इस प्रकार से। तो ये स्पेसिफिक है थोड़ा सा। हमारे यहाँ एक छात्रा थी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में डायटेटिक्स कोर्स में। उसका पति नेवी में था और सबमरीन पे काम करता था। तो हम सब्जेक्ट देते थे कुछ ना कुछ इस प्रकार। तो उसने कहा कि मैं सबमरीन के आयुष के बारे में बताऊंगी और उसमें कुछ हो सकता है क्या, देखेंगे इस प्रकार से। तो काफी दिलचस्प रहा क्योंकि ये बातें बाहर नहीं आती है। सबमरीन एक अपने आप में एक अलग इस प्रकार का यान है। तो उसमें ऐसा रहता है कि समंदर के ऊपर जब आते हैं, दिन में एक बार सुबह या प्रातः काल में 3-4 बजे ऊपर आते हैं, और फिर जो भी अंदर वायु संचित हो गया हो खाने पीने के सामान से या इस प्रकार से, जो उसको बाहर फेंक देना और बाहर की अच्छी हवा अंदर ले लेना, ये करने के लिए ये ऊपर समुद्र स्तर पर आ जाते हैं। फिर वो जब नीचे जाने लगता है तो पानी का प्रेशर बढ़ता है, और पानी का प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर हवा का प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए जो एक इंटरनल चेंबर, उसके बाहर एक चेंबर रहता है, उसमें हवा भरते हैं फिर से काउंटर एक्ट करने के लिए। ये ऑटोमेटिक होता है, पंप होते हैं उसके इस प्रकार। और जैसे ऊपर आते हैं तो वहां से फिर हवा निकाल देते हैं। इस प्रकार से ये अपने आप बातें चलती रहती है। जगह बहुत कम होने के कारण ऊंचाई जो है उसकी वो कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है, 5 फीट की ऊंचाई रखते हैं। तो 5.5 फीट के आदमी के लिए भी सर झुककर ही चलाना पड़ता है, चलना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी सबमरीन में 20 दिन तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो रिप्लेसमेंट होती रहती है इस प्रकार। और धूप बिल्कुल नहीं दिखती,
तो इसका एक डिप्रेशन जैसा हो जाता है कि सूर्य का दर्शन ही नहीं होता इस प्रकार से। हवा दूषित हो जाती है, उसको बाहर फेंकना, फिर नई हवा ले लेना, ये रूटीन है इस प्रकार से। और फिर दृष्टि भी संकुचित हो जाती है। 20 फीट की जो दूरी होगी अंदर में, वहीं तक देखना सीमित इस प्रकार का हो जाता है। तो बाहर आने पर दिखने में दिक्कत होती है। 1-2 दिन लग जाते हैं सराउंडिंग को एडजस्ट करने में, और फिर नॉर्मल हो जाते हैं इस प्रकार। तो उसके लिए क्या करें, ये भी एक बात थी। दूसरी बात ऐसी थी कि मसल टोन, क्योंकि व्यायाम नहीं होता। बाकी सैनिक जब ऊपर रहते हैं तो हर रोज रोजाना व्यायाम होता है, तो वहाँ व्यायाम नहीं हो पाता, वहां पे मसल टोन निकल जाता है पूरा। तो चलने में भी दिक्कत होती है बाहर आने के बाद। और खाना जो है वो 8-10 दिन तक टिकता है, जो भी लिया हो, लेकिन उसके आगे टिकता नहीं है, चाहे फ्रीज हो तो भी नहीं टिकता है। तो केवल आलू और गेहूं की रोटी, इसी से गुजारा होता है। आलू टिकता है। तो आलू की सब्जी और रोटी ताजी बनाना, इस प्रकार से चलता रहता है। तो इसके जरिए फिर कॉन्स्टिपेशन और गैस पकड़ना वगैरह ये सभी बातें होती रहती है। तो इसके बारे में क्या सोचेंगे, तो उसने एक सुझाव रखा था कि शतावरी घृत या बला घृत, इस प्रकार से अगर बना के वो टिकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेत्र के बारे में शतावरी नेत्रीय है, और मांस के भी हिसाब से भी अच्छी है। तो घी के रोटी के साथ इस घी का अगर सेवन कराएंगे, इसमें अभी अमेरिकन डाइट फॉलो किया जाता है। सबमरीन के लिए अमेरिका का कुछ प्रोटोकॉल है। आपका सबमरीन के लिए, तो वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें प्रोटीन फैट वगैरह की बारे में बात होती रहती है इस प्रकार से। और नॉन नॉन वेजिटेरियन डाइट में मछली वगैरह शुरू में होती है, लेकिन वो आगे टिकती नहीं है। तो उसके बारे में कैसे करेंगे, ये बात होती रहती है। तो हमें इसमें काफी स्कोप है। हम अपने तरीके से सोचकर, उसने सुझाव तो दे दिया, लेकिन उसकी बड़ी श्रृंखला है कि अगर आपको कुछ सुझाव देना है डाइट के बारे में वगैरह इस प्रकार से, तो बहुत सारी कमिटीज है, फिर उनको ये बताना पड़ता है इसमें प्रोटीन है वगैरह वगैरह, ये आयुर्वेद तो कुछ जानते नहीं है। और फिर घी लेना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो इनको कन्विंस करना और फिर उसमें परिवर्तन लाना। लेकिन एक जगह अगर कहीं ये हो जाए और उसके फायदे सिद्ध हो जाए, तो फिर दूसरी जगह फैल सकता है, विदेशों में भी फैल सकता है। क्योंकि ये सभी की जरूरत है, सभी के सबमरीन है, और सभी के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि ये मालूम है ये हेल्थ हैजार्ड्स है इसमें, ये तो मालूम है। लेकिन चारा नहीं है, सबमरीन तो होने ही है। रक्षा अगर करनी है तो सबमरीन होने ही है इस प्रकार से। तो हमें उस छात्रा के जरिए पता चला कि इतनी सारी बातें हैं और हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। वैसे सैनिक जहां जहां पे हो, जैसे ये हिमाचल प्रदेश में हो, राजस्थान के इस प्रकार के डेजर्ट में इस प्रकार के हो, जंगलों में हो, हर एक की समस्या अलग अलग इस प्रकार की है। और जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि कौन सी समस्याएं ये हैं, तब तक हम हल निकाल नहीं पाएंगे कि कैसे इसके बारे में सोचना है, क्या सोच सकते हैं। जैसे ये माउस की और नेत्र की बात हुई और शतायुर्विकृत का प्रस्ताव रखा गया इस प्रकार का, तो उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से थोड़ा सोचना है। शायद योग की बात कर सकते हैं इसमें। और फ्रेश हवा जब आती है तो प्राणायाम के बारे में सुझाव दे सकते हैं। ये बात हो सकती है। तो कुछ ना कुछ इसके जरिए करना जरूरी होगा, और ये देश का कार्य है, पूरे विश्व भर का भी कार्य है। लेकिन ये बात सामने आई तो पता चला कि अरे इस प्रकार की स्थिति है।
इस प्रकार से। अंतरकर सर ने एक मुद्दा कहा था। अ, उनके पास एक पायलट आया था। और उसको वर्टिगो या फेंटिंग इस प्रकार की प्रॉब्लम होती थी जब वो ऊंचाई पर जाता था। अब उसमें एलोपैथी के में बारे में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि ये दवा अगर लेते हैं तो स्लीपी हो जाते हैं। और वो तो पॉसिबल ही नहीं है वो करना इस प्रकार से। नहीं लेते हैं तो ये वर्टिगो की प्रॉब्लम तकलीफ देती है। कुछ वैमानिकों को इस प्रकार की तकलीफ होती है, सभी को होती है ऐसा नहीं है। तो वो आया था उनके पास और उनको उनको बोल रहा था कि ये ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसा ही स्थिति होती है। तो अंतरकर सर ने फिर कुछ सुझाव दिया था, मुझे मालूम नहीं, चाहे दुलाला भाव वगैरह इस प्रकार के कुछ वनस्पतियों, क्योंकि वो बोल रहे थे एलोपैथी नहीं ले सकते हैं और तकलीफ तो भुगतनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे, ये तो रेगुलर नागरिकों के लिए उड़ान करने वाला वैमानिक था। इसमें अगर लश्कर का हेलीकॉप्टर है या उसका विमान है तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की अगर तकलीफ होती है तो वहां की प्रोसेस काफी टेढ़ी इस प्रकार की है। यहाँ पे हो सकता था कि ठीक है उसको दवाइयां दे दी, कुछ सूचक दे दिया, प्रबल पंचामृत दे दिया और उससे भी समस्या मिट गई तो ठीक है इस प्रकार से। प्रमा जोशी मैडम हस्बैंड वॉट सबमरीन सोल्जर। ओके, ये तो पता नहीं था। लेकिन उनकी बातचीत हुई होगी नहीं होगी तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ सैनिकों के बारे में जिस भी प्रकार के सैनिक हैं उनके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो शायद हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो हर एक के परिचय में कोई ना कोई व्यक्ति होगा इस प्रकार के। तो विभिन्न ग्राउंड पर काम करने वाले, हवाई में काम करने वाले, नौदल में काम करने वाले, और फिर डिफरेंट डिफरेंट वातावरण में, विभिन्न वातावरणों में काम करने वाले, इन सभी के बारे में थोड़ा सोच सकेंगे और कुछ सुझाव दे सकेंगे हमारे तरीके से, और वो वास्तव में आए तो ये बात हो सकती है थोड़ी सी। तो उसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा। गुरु उष्णवासा दिग्धांगो गुरुणा अगुरुणा सदा। तो गुरु उष्ण इस प्रकार के कपड़े, दिग्धांग लेप करना है, गुरुणा अगुरुणा सदा, गुरु इस प्रकार के अगुरु से लेप करना है। ये अभी काफी प्रचलन में था, शायद अभी अगुरु जो मिलता है उसका लेप कैसे करेंगे मालूम नहीं है। बिल्कुल लकड़ी जैसा इस प्रकार का है। शयने प्रमदाम पीनाम विशालोपचित स्तनीम आलिंग्यांग गुरु दिग्धांगिम सुप्यात सुमद मन्मथा समद मन्मथा। तो इसमें खास करके व्यवहार जो है उसकी क्षमता ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहती है। तो प्रमदाम पीनाम, तो पीन इस प्रकार की प्रमदा हो, विशाल उपचित स्तनी, विशाल और उपचित स्तनी, ये भी अलग बात कही गई है। अभी इन सभी के बारे में कैसे सोचना है, इस प्रकार के उपचित स्तन नहीं है तो उसके बारे में क्या करना है। तो मरीज आते रहते हैं। तो एक ऐसी युवा लड़की आई थी, शादी नहीं हुई थी। और उसका कहना था कि ये उपचित नहीं है तो कैसे करेंगे। तो मैं ढूंढ रहा था तो सुश्रुत में एक रेफरेंस मुझे मिला कि दुग्ध बढ़ाने वाले, स्तन्य बढ़ाने वाले जो योग है उनका प्रयोग स्तन वृद्धि के लिए किया जाए। तो एक रेफरेंस मिल गया कि हाँ इस प्रकार का कुछ रेफरेंस ग्रंथों में है। नहीं तो अब ये हार्मोन से रिलेटेड बात मानते हैं और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए होगा। हमारे हिस्से में शुक्र का स्थान है, वंग मिश्रण वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र, मांस और रस, इन तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी ये बात इस प्रकार की होनी हो पाएगी। आलिंग्य गुरु दिग्धांगी,
उसको भी आगुरु दिग्धांग इस प्रकार का है, असबद मन्मथा। और फिर कामाग्नि उद्दीपित इस प्रकार का है। प्रकामंच निषेवेत मैथुनम शिशिरागम। तो उस समय में मैथुन के बारे में पाबंदी नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। वर्जय अन्नपानानि वातलानि लघु नीच। और वातल और लघु इस प्रकार के अन्नपान नहीं सेवन करें। प्रवातम प्रमिताहारम उदमंथम हिमालय। प्रवात प्रमिताहार उदमंत, प्रमिताहार का क्या मतलब है, एक अलग अलग मत है। संस्कृत शब्द के हिसाब से देखा जाए तो जो गिना हुआ इस प्रकार का आहार है, दो ही रोटी, इतना ही खाना वगैरह वगैरह इस प्रकार, ये थोड़ा सापेक्ष इस प्रकार। कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि बस उतना ही खाना खाएंगे, उससे एक थोड़ा भी ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा भी कम नहीं लेंगे इस प्रकार से। तो ये शायद परमिताहार के बारे में कहा जाएगा, या फिर लघु अल्प आहार इस प्रकार का रहेगा। तो वो टालना है। अग्नि अगर प्रबल है तो इन सभी के बारे में सोचना है और ये बात करनी है। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरे अल्पम विशेषणम रौक्षम आदानम शीतम मेघ मारुत वर्ष। तो हेमंत और शिशिर तुल्य है। शिशिर शिशिर में थोड़ा और विशेष इस प्रकार का है। रौक्षम आदानजम शीतम। तो उदमंथ ये तक्र का प्रकार है। उदमंत तक्र घोल और कुछ इस प्रकार के बताए जाते हैं। तो शायद ये थोड़ा रोकक्षण करने वाला होने के कारण नहीं लेना है, इस प्रकार का रहेगा। अग्नि सापेक्ष प्रमित, ये बात हो सकती है कि अग्नि के हिसाब से अगर कम खाना खाते हैं तो तकलीफ इस प्रकार की रहेगी। तो शैत्य काल से रोक्ष, शीतकाल से आदान जो रोक्ष, ये तो हो जाता है। और मेघ मारुत वर्षजम, ये अजीब बात है। वर्षजम ये जो बात बताई गई, मेघ मारुत क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम नहीं हिमाचल या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की, उत्तराखंड में इस प्रकार की कुछ स्थिति है क्या कि बारिश भी होती है शीत ऋतु में। कैलिफोर्निया में मैं जाता था तो वहाँ शीत ऋतु में ही बारिश होती थी, और इसलिए उनका वसंत केवल वसंत नहीं होता था, वो ये शरद ऋतु भी हो जाता था। कफ और पित्त दोनों का प्रकोप मिलता था। तो यहाँ पे इसी प्रकार की कुछ स्थिति है क्या, ये देखना चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा है, और उसमें मेघ और वर्षज ये जो शैत्य कहा गया है, ये कहाँ से आया यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ 3 ऋतु स्पष्ट रूप से है। पूरे भारतवर्ष में तो उसी प्रकार के रहेंगे, लेकिन शायद हिमाचल प्रदेश में ये बात होती होगी इस प्रकार की। तस्मात तस्मात हेमंतिक सर्व शिशिरे विधिरिष्यते, इसीलिए हेमंतिक जो विधि है वही करे। निवात उष्णं अधिकम शिशिरे गृहमाश्रय। निवात और अधिक उष्ण इस प्रकार का घर वहां पे सेवन करना है। पहाड़ में बारिश और बर्फ शीत ऋतु में गिरती है तो बर्फ तो गिरती है तो मालूम है, लेकिन बारिश भी होती रहती है, ये अलग बात है। तो शायद ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह के बारे में ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमारे हिसाब में जब हम देश की बात करते हैं, साधारण जांगल और अनूप इस प्रकार से, तो ज्यादा बहस उसके बारे में नहीं की जाती। और कौन सा देश किस प्रकार का है और उसमें क्या करना है, इसके बारे में बताया नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि सिखाने में ये बातें आनी चाहिए। जयंत देवपुजारी ने बारिश के साथ ही बर्फ गिरती है। ओके। अक्टूबर में हो सकता है।
जयंत देव पुजारी ने अभी ये गूगल मैप अवेलेबल है उसके आधार पर और पिक्चर पूरा इनसेट 1D के जरिए पूरे देश का पिक्चर दिखाई देता है इस प्रकार से। तो उसके आधार पर भारत में कहाँ अनूप देश है, कहाँ साधारण देश है, कहाँ जंगल देश है, ये कुछ डिसाइड करने का प्रयास किया था। उनका कोई एमडी छात्र था, उसके जरिए करवाया था। तो ये अच्छा है काम इस प्रकार का, तो ये पढ़ाने में आना चाहिए। एक मेरा ऐसा कहना है कि जो भी रिसर्चेस होते रहते हैं उसमें से अच्छे रिसर्च शायद 2-3 तक का इतने ही होंगे, इतने ही होंगे। बाकी जो एमडी पीएचडी का जो चल रहा है उसमें कुछ बोलने की ही बात नहीं है। लेकिन जैसे भावी साचे सर की जो थीसिस थी, प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ये जयंत देव पुजारी के छात्र का जो कुछ इस प्रकार का रिसर्च है। संप्राप्ति लक्षण संबंध, ये के सदाशिव शर्मा का जो जामनगर में हुआ पब्लिश हुआ थीसिस है। तो ये अनूठे इस प्रकार के हैं। मेरा जो था आयुर्वेदानुसारेण आधुनिक काले आहार सेवन विधि विचार, 500 लोगों का मैंने किया था। लेकिन पूरा थीसिस मेरा भी संस्कृत में है, केदार सदाशिव शर्मा का भी संस्कृत में थीसिस है इस प्रकार से। और संयोग से उनसे भेंट हुई थी, फणसलकर जी के यहाँ के सदाशिव शर्मा आए थे एक बार। और मराठी आवे में, वो मराठी के बजाय हिंदी में लिखो। तो ये वैष्णो देवी गए थे, वहां पे गरज के साथ छींटे पड़ी थी इस प्रकार से अक्टूबर में। इस प्रकार का उनका कहना है। अतिशीत वायू आणि शीत मेघ यामुळे वर्षा होत असावी या। तो जो भी इस प्रकार के अच्छे कुछ थीसिस हो वो सिलेबस में आने चाहिए और ये बदलता रहना चाहिए। मेरे हिसाब में भोजन मात्रा में होना चाहिए और पंडिताश्रम नहीं होना चाहिए, इसको कैसे समझे। मात्रा पुनः अग्निबलापेक्षिणी इस प्रकार की, तो अग्निबल की अपेक्षा से मात्रा सेवन करनी है। और कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं मेरा इतना ही प्रमाण होना चाहिए, इससे ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, कम खाएंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है इस प्रकार। ये बात नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार उस समय में अग्नि की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार मात्रा का सेवन करना चाहिए। गुरु लोगों के बारे में भी सोचना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है इसके बारे में, अभी तक नहीं आया है, कि सीसीआरएस की वेबसाइट होनी चाहिए थीसिस के बारे में। अभी है मेरे ख्याल में, पक्का पता नहीं है मुझे इस प्रकार से, कि जब भी कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, भारत भर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ एमडी पीएचडी चल रहा है इस प्रकार से। तो जैसे ही अ, कोई सब्जेक्ट चुना जाता है तो पहले देखना है कि इसके ऊपर कहीं काम हुआ है क्या पूरे भारत भर में। बघेल सर ने ये प्रयास किया था और मैंने अपने वेबसाइट में उनकी अनुभूति से उसको डाला था। लेकिन उनका कहना था कि जानकारी मिलती ही नहीं है। हम खत लिखते रहते हैं, यूनिवर्सिटी को लिखते रहते हैं, इंस्टीट्यूट्स को लिखते रहते हैं कि जो भी रजिस्टर हो जाए इस प्रकार से, या जिनका काम पूरा हो गया है, एमडी जिनको मिल गई है, उनका थीसिस तो पब्लिश करो इस प्रकार से, तो हमें जानकारी दे दो उसके बारे में। लेकिन इंस्टीट्यूट से जानकारी मिलती नहीं है, छात्रों से भी मिलती नहीं है इस प्रकार से। तो इसमें मैंडेटरी होना जरूरी होगा कि आपका थीसिस अप्रूवल ही नहीं होगा। अभी एक फॉर्म रिलीज हुआ है, सभी को वो भर के देना है ईयर सब्जेक्ट वाइज, ताकि डाटाबेस बने। शोधगंगा पर है सर, अभी फ्रैटर्निटी है, सभी फ्रैटर्निटी है सीसीआरएस के द्वारा। तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रादेशिक भाषाओं में भी थीसिस हो रहे हैं या संस्कृत में कुछ थीसिस हो रहे हैं इस प्रकार से, तो उसके बारे में नहीं जानकारी नहीं बनती। तो एक उसका सारांश अंग्रेजी में
होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स होने चाहिए जिसके जरिए हम सर्च कर सकते हैं कि ये किस टॉपिक किस प्रकार का है, तो कीवर्ड्स डालेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और कहीं काम हो रहा है, हुआ है, इसके बारे में पता चलेगा। और जब काम पूरा हो जाएगा और एमडी का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, उसके पूर्व उसको ये फिर से डालना है। नहीं तो एमडी का थीसिस पूरा हो गया और रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद में जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता एमडी का, तब तक ये कंपलसरी होना है कि उसको सारांश लिख के अंग्रेजी में कीवर्ड्स के साथ उस वेबसाइट पे डालना ही है इस प्रकार से। तब तक उसके हाथ में डिग्री सर्टिफिकेट दिया ही नहीं जा। तो ऐसा कुछ करेंगे तो शायद बात बनेगी, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी। बाकी क्षेत्रों में है, केमिस्ट्री में 1935 से लेकर अपडेशन होता रहता है। जो भी काम हुआ है 1935 से लेकर आज तक, और ये डायनेमिक है, तो नया नया रिसर्च आएगा तो उसमें डाला जाएगा, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, आपको डिग्री ही नहीं मिलती इस प्रकार। तो बाकी क्षेत्रों में हो सकता है, तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा इस प्रकार से। और जो इसमें पढ़ाने वाले अध्यापक है, एमडी के पीएचडी के गाइड्स है, वो भी इसी तरीके से एमडी पीएचडी हुए हैं कि कुछ खास काम नहीं किया है इस प्रकार से। उनके छात्र भी उसी प्रकार से जा रहे हैं अगर कोई छात्र अलग कोशिश करता है तो उसको बहुत सारा भुगतना पड़ता है और फिर अच्छे विषय पर अच्छा काम करेंगे तो बहुत दिक्कतें आती है तो ये माहौल कब बदलेगा मालूम नहीं। हमारे हिसाब में गुरुकुल सिस्टम से धीरे धीरे अध्यापक बदलेंगे तो ये माहौल बदलेगा, लेकिन तब तक ये कब तक चलेगा सिलसिला, कितने बरस लगेंगे मालूम नहीं इस प्रकार की। टीटीआरआई रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। टीटीआरआई क्या है? उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक क्या क्या रिसर्च कहाँ पे चल रहा है, अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, लेकिन क्या चल रहा है ये जानकारी भी नहीं मिलेगी इस प्रकार से। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया लेकिन ये एलोपैथी का है या सभी के लिए है? आयुर्वेद के लिए अलग है इस प्रकार से। और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक छोटा हिस्सा है। हमारे हिसाब में द्रव्य गुण से लेकर अर्थशास्त्र, स्वस्थ वृत्त सभी में रिसर्च होता है, संहिता में रिसर्च होता है, तो ये तो क्लिनिकल ट्रायल में नहीं जाएगा तो फिर अगर सच्चे रूप से करना है तो सभी का व्यापक इस प्रकार का होना चाहिए और सीसीआरएस को ही करना है इस प्रकार से। आयुर्वेद इट्स ओनली फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स तो क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर भी बाकी रिसर्च हो रहे हैं, ये भी अगर ठीक है, मानते हैं कि एक हिस्से के लिए कि हो गया इस प्रकार से तो भी ठीक है, लेकिन इस पर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए हमें चाहिए कि सभी विषयों के बारे में जानकारी हमें मिलती रहे और नया सब्जेक्ट चुनने से पूर्व उस पर कोई काम नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका क्षेत्र अलग है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका क्षेत्र अलग है, उससे ये अलग काम है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, तभी नया नया रिसर्च उभर आएगा, नहीं तो ये बात नहीं होगी इस प्रकार से। और एक मानसिकता बदलनी चाहिए छात्रों की और अध्यापकों की, जो मार्गदर्शक है उनकी भी, कि सचमुच काम होना है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लोग ट्रायल क्लोज नहीं करते, actually works are below grade, hence publishing conclusion also a problem। और दूसरी भी बात है कि अगर मानो हमारा सैंपल साइज 30 है तो लोग 30 भी नहीं करते, 30 तो करना चाहिए कम से कम, दो कर लेते उसको 15 से गुणा देते हैं इस प्रकार से, और ये ऐसे ही फेक केसेस भर देते हैं इस प्रकार से।
तो कोई संबंध ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? एक 12वीं कक्षा तक सभी छात्र एक जैसे हैं। चाहे साइंस बायोलॉजी ग्रुप लिया है, जो छात्र एमबीबीएस में चले जाते हैं वो पूरे व्यस्त रहते हैं, पूरे जो 4.5-5 वर्ष है पूरे व्यस्त रहते हैं, उनको कुछ भी समय नहीं मिलता, इतना पढ़ाते रहते हैं, इतना सिखाते रहते हैं, क्लिनिकल होते रहते हैं वगैरह वगैरह। और उसके कंपेयरिंग में जब हम बीए में छात्रों को देखते हैं तो समय ही समय उनको कुछ करना ही नहीं है। ना ही अध्ययन होता है, ना ही प्रैक्टिकल होता है, कुछ भी नहीं होता है इस प्रकार से, और व्यर्थ समय समय गवाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। जब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ सीखने लायक बहुत कुछ है इस प्रकार से, जब पॉलिटिकल से मुलाकात हुई, तो मैंने तो मेरा पूरा जीवन इसी में जोक दिया था। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मैं व्यस्त रहता था, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कंठस्थीकरण हो, चाहे किसी वैद्यम के पास जाना हो, जो भी हो इस प्रकार से, लेकिन मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता था। तो यही बात सभी लोगों की होनी चाहिए। कि पूरे व्यस्त हमें होने चाहिए इस प्रकार से, और सीखते रहना चाहिए हमें। ये जो एमबीबीएस और बीएमएस छात्रों में अंतर है, ये इतना बड़ा अंतर है कि हम कैसे कहेंगे उनके शास्त्र में अच्छा शास्त्र नहीं है। हमें मालूम है उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं और सीमित है वो इस प्रकार का। हमारा शास्त्र तो बहुत अच्छा है उनके कंपैरिजन में, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात बदल जानी चाहिए। कंठस्थीकरण के बारे में, प्रैक्टिकल लेने के लिए जाने के बारे में, किसी क्लिनिक में जाने के बारे में, और मूल ग्रंथों को पढ़ने के बारे में, अगर हम इस प्रकार की बहस करते हैं शुरू से, ये बात हो जाती है, पहले बरस से ही लेकर शुरू हो जाती है। तो अच्छे छात्र बनेंगे, अच्छे अध्यापक बनेंगे, अच्छे प्रैक्टिशनर्स बनेंगे, और तब इसमें परिवर्तन आएगा। नहीं तो, और ये फेक तो नहीं होना चाहिए फिर। रिसर्च जो है फेक केसेस है, उसके आधार पर रिसर्च किया जाता है, कोई किसी को लेना देना नहीं है, उत्तीर्ण हो जाता है और डिग्री मिल जाती है, बस बाकी कुछ करना नहीं है। एक अजीब किस्सा मैंने सुना था अनीता बोर्जेस के बारे में। उसका एमडी ऑन्कोलॉजी में लंदन में हुआ था। यूके के किसी यूनिवर्सिटी में। तो कुछ स्लाइड देखने के लिए आई थी, और उन्होंने कहा कि ये मैलिग्नेंट सेल्स है इस प्रकार से। परीक्षक सहमत नहीं हुए। तो वो फेल हो गई। कि ये इस प्रकार से तुमने गलत डायग्नोसिस किया है इस प्रकार। 6 महीने बाद उसका जो कहा था वो सही निकला, उसको कैंसर हो गया उस व्यक्ति के आगे। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने इनको खत लिखा, अनिता बोर्जेस को, व्हाट यू सेड वाज करेक्ट एंड दैट हैज कम ट्रू, सो दो वी कांट ऑफर एमडी टू यू, वी डायरेक्टली अपॉइंट यू एज एन एग्जामिनर फॉर एमडी। ये केवल कैम्ब्रिज में ही हो सकता है, भारत में नहीं होगा ये इस प्रकार। एक तो इस प्रकार से मान्य करना कि ठीक है हमसे गलती हुई है, तुम्हें फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो गाइड है, उसका जो परीक्षक था, उसका मत था कि नहीं है इस प्रकार से। वो भी अपनी गलती को मान्य कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी अपनी गलती को मान्य कर रही है, और डायरेक्ट उसको एमडी का एग्जामिनर बना दिया इस प्रकार। तो अनिता बोर्जेस एक बड़ा नाम है टाटा अस्पताल में, खास करके हिस्टोपैथ में। और उनका अगर रिपोर्ट है तो कोई उसके ऊपर बोलता नहीं है कि अनिता बोर्जेस का काम है, तो कुछ संदेह की बात नहीं है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि सच्ची बात क्या है ये सामने आनी चाहिए। श्लोक पाठ करणं तर बिलकुल बंद काही गरजेचं नाही, असं टीचर सांगतात, हे चूक आहे।
वो खुद करते नहीं है ना कुछ इसलिए बताते हैं। वो अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको महत्व ध्यान में आएगा। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में जो विद्या है, अभी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट में जो विद्या है या किसी में इस प्रकार के कंप्यूटर में जो विद्या है, वो परहस्तगत धन है। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है और आपको ढूंढना भी चाहिए ना कि पुस्तक में कहाँ पे क्या है। एक इस प्रकार का हुआ था कि कॉपी के बारे में उन्होंने कहा ठीक है आप किताब रखो और किताब से देखो, और जो भी लिखना है किताब से देख कर लिखो, इस प्रकार। लेकिन पेपर इतना कठिन था कि कहाँ ढूंढना है ये भी मालूम नहीं था किताब में कैसे ढूंढेंगे अगर देखा ही नहीं है किताब, पढ़ाई की ही नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता इस प्रकार के बारे में। तो ये भी बात हो सकती है कि परीक्षा बहुत टेढ़ी और कठिन होनी चाहिए। पुराने जमाने में शलाका परीक्षा रहती थी, ऑप्शन कुछ नहीं रहता था। कहीं भी शलाका घुसेगी, पन्ना निकालेंगे और वहां पे जो है उसके बारे में बोलना आरंभ करेंगे इस प्रकार से तो ये इसी प्रकार से परीक्षा ऑप्शन होना ही नहीं है। Currently serves as president of the SRL Diagnostic Center of Excellence for Histopathology and as Vice President Asia of the International अच्छा हुआ अपडेट किया लेकिन ये किस्सा मैंने सुना था इस प्रकार से। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरा भी किस्सा मैंने सुना था, वो भी अजीब है। 8 पेपर से एमए का पेपर था, और फिर एक व्यक्ति ने शायद हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ विषय था, मालूम नहीं मुझे, याद नहीं अभी। उसमें पहले पेपर से एक प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दिया, पूरा पेपर उसी में चला गया। लेकिन बात ऐसी थी, दूसरे दिन आया, दूसरे दिन मैंने वैसे ही कंटिन्यू करा, 8 दिन वो सिर्फ वही प्रश्न का उत्तर देता रहा बाकी देखा ही नहीं प्रश्न पत्रिका क्या है, विषय कौन सा है, क्या करना है, इस प्रकार से। तो फिर इसके बारे में कमीशन अपॉइंट किया गया कि क्या करे इस पेपर का और फिर सभी ने कहा कि इसका ज्ञान तो बहुत बढ़िया है और संदेह की बात ही नहीं है कि ये डिग्री के लिए काबिल है। तो उसको डिग्री मिल गई, केवल एक ही सवाल का जवाब 8 पेपर्स में लिख के उसको डिग्री मिल गई। हम्म। हाँ, असते ना ये एक्सेप्शंस है हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सभी के लिए हो जाए इस प्रकार के। लेकिन हमारे यहाँ टीचिंग होता है, लर्निंग नहीं होता, ये सबसे अहम बात है गुरुकुल के बारे में भी मेरा कहना है कि हम पढ़ाते रहते हैं, छात्र सीखते कितना है ये नहीं देखा जाता। तो शायद थोड़ा भी सीखे, अच्छे तरीके से सीखे, तो वो ज्यादा परिणाम करेगा क्योंकि सीखना कैसे है ये बता ही नहीं जाता। और इसलिए चाहिए कि हम सीखने की कोशिश करें इस प्रकार से। विदेशों में होता है क्योंकि छात्रों की संख्या कम होती है और इस प्रकार के मॉडल्स भी होते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत की बात है कि केवल हमारे पास जो ज्ञान है देते देते रहना इस प्रकार से, छात्रों को किसने समझ में आया है नहीं आया है, उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं है वगैरह। अभी भी कुछ शालाएं इस प्रकार से भी करती है कि छात्रों को 4 5 6 बरस के छात्रों को सब्जी मंडी में लेके जाते हैं, ये भिंडी है, ये गवार है, ये दूधी है वगैरह, इस प्रकार है, इसका ये दाम होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रैक्टिकल नहीं है और सच्चे रूप से सीखते नहीं, हमारे मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि ऐसा क्यों है इस प्रकार से।
जब तक सवाल पैदा नहीं होगा, तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करें। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में हमें सजगता से बात करनी है, करना है, कुछ भी करना है वो सजगता से करना है। और रिसर्च का माहौल बदलना चाहिए, उसके बारे में कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। गुरुकुल ने एक धर्मार्थ ओपीडी सुरू करावी, म्हणजे प्रॅक्टिकल पण होईल। नहीं, लेकिन जो पढ़ाने वाले आते हैं वो प्रैक्टिकल की बातें बताते रहते हैं। ये मुद्दा काफी बार उभर आया था। तो एक्सपीरियंस तो बताए जाते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। जो छात्र वहां से बाहर निकले हैं उन्होंने ओपीडी चलाई है। आयुर्वेदीय करके संगठन है। उन्होंने खराड़ी के नजदीक ओपीडी चलाई थी। लेकिन जब तक मूल लोग थे, घनश्याम मर्दा, ऋषिकेश मैत्रेय और कुछ लोगों ने इस प्रकार की चलाई थी। जब उनकी प्रैक्टिस में ज्यादा व्यग्र नहीं हुए, तब उन्होंने चलाई, आगे कोई चलाने वाला नहीं रहा तो बंद हो गई। ये केवल 2 रुपए प्रतिदिन इस प्रकार के दवा देते थे इस प्रकार से। यहाँ राष्ट्रवंदना करके ग्रुप है। आरएसएस का, यहाँ पे इस प्रकार की ओपीडी चलाते हैं। और युवा इस प्रकार के वैद्य है उसमें, वो भी बहुत मामूली दाम पर ओपीडी चलाते हैं। लेकिन एक मैं चाहता हूं कि स्वस्थ वृत्त के हिसाब से स्वस्थ वृत्त का ही गुरुकुल चलाए। अभी प्रातः जल्दी उठना, 5 बजे उठना, ये तो करते हैं, अभी के गुरुकुल में भी करते हैं। कुछ योग और व्यायाम ये भी करते हैं। कंठस्थीकरण होता है। लेकिन मत्स्य, अभ्यंग, स्नान, उद्वर्तन वगैरह सभी के बारे में शायद ये 8-10 दिन का भी ठीक होगा ज्यादा करने के लिए। उसके बारे में थियरी और प्रैक्टिस दोनों के बारे में सिखाना है इस प्रकार से। और शुरुआत वैद्यों से करनी है। या फर्स्ट बीएमएस छात्रों से करनी है इस प्रकार से। लेकिन मूल संहिता के आधार पर सिखाना, और ज्यादा महत्व प्रैक्टिकल को देना। नृत्य कैसे करना है, धूमपान कैसे करना है, तांबुल के बारे में क्या सोचना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के अध्ययन कैसे करना है वगैरह। तो ये बातें हम खुद करेंगे तो मरीज को बता सकेंगे, हाँ कि इस प्रकार से किया जाता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। मैं भी करता हूँ, तुम भी करो इस प्रकार। और फिर उसमें ये नैसर्गिक खाना वगैरह ये भी बातें होगी, खाने पीने के बारे में काफी चर्चा इस प्रकार की होगी। तो ये बात हो सकती है। और फिर यही मॉडल मरीजों के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल से तो जुड़े सभी विकार है। तो शायद डायबिटीज की बात हो, चाहे कैंसर की बात हो, चाहे हृदरोग की बात हो, इन सभी के लिए इस प्रकार के मॉडल्स कर सकते हैं। 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, अगर इस प्रकार का रख सकते हैं। अभी ये प्रमोद त्रिपाठी के चलते हैं डायबिटीज के लिए, रिवर्सिंग डायबिटीज इस प्रकार का। 7-7 दिन का है, 21,000 लेते हैं। ये तो पुराना मालूम था मुझे, अभी मालूम नहीं कितने लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन देने वाले लोग हैं डायबिटीज के लिए इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में, स्वस्थ वृत्त के बारे में अगर हम लोगों को बताते रहेंगे तो शायद बात बनेगी। और सीखने पर भर देना चाहिए। अभी मेरा भी चल रहा है, मेरा भी पढ़ाना इस प्रकार का है। आपको कैसे सीखे इसके बारे में सजग करता रहूं, और आप अच्छे ढंग से उसको सीखते रहे इस प्रकार। तो एक बात ऐसी होती है कि कोई टॉपिक दिया जाए कि इसके बारे में जान इकट्ठा करो, प्रेजेंटेशन करो, तो लोग सीखना आरंभ करेंगे। उसके बारे में प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल करो, इस प्रकार का अगर होगा तो लोग सीखने लगेंगे। ये वास्तव रूप में अपेक्षित इस प्रकार का है। तो गुरुकुल का कुछ समय इस प्रकार से देने के लिए कहेंगे। अभी हमने किया था कि
दिन के अंत में दिन में क्या-क्या सीखा, ये बताना है इस प्रकार का, और खास बातें उसमें क्या है वो बताना है। लेकिन अनुभव अच्छा नहीं रहा। लोग जो कुछ पढ़ाया गया उसके बारे में जस्ट एक जानकारी दे देते हैं। क्या सीखा ये नहीं बताते। तो इसके बारे में अ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और हम खुद सीखेंगे तो भी आयुर्वेद बढ़ेगा, आगे चलेगा। जब तक ये बात नहीं होती है तब तक इसके बारे में प्रयास करने हैं। तो काफ़ी ये रिसर्च से लेकर, प्रैक्टिकल से लेकर, कंठस्थीकरण से लेकर काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जिनके बारे में बताना आवश्यक होगा। मैं मानता हूँ कि जैसा गुरुकुल हम चला रहे हैं, उसी प्रकार का गुरुकुल पूरे भारत भर में या विश्व भर में होना चाहिए, मूल ग्रंथों के आधार पर। और थोड़ा-सा उसमें सुधार करके सीखने पर जोर दें, ये अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। शुरू में हिंट्स दे दें कि ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ के आना है, और फिर इसके बारे में हम बहस करेंगे। और मूल ग्रंथों से पढ़ना है। शायद शुरू-शुरू में भाषांतर का प्रयोग किया जाए, भाषांतर से सीखा जाए, लेकिन उसको बताया जाए कि नहीं, नहीं ये बात गलत है, इसका मूल अर्थ इस प्रकार का होता है, उस प्रकार से सोचना है वगैरह। और प्रैक्टिकल होना चाहिए उसके साथ में। तो ये बातें होंगी तो शायद अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए ऑफलाइन गुरुकुल, गुरुकुल तो ऑफलाइन होने चाहिए। हमारा प्रयास चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ये भी ठीक है, कुछ भी नहीं करने से बजाय ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आगे और कैसे बढ़ेंगे, ये थोड़ा-सा आवश्यक रहेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स शुड बी डिफाइन्ड प्रॉपर्ली। तो जैसे ये अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत, बलम व्यायाम शक्त्या वगैरह वगैरह, ये जो बातें बताई गई, तो कैसे करना है? अग्निम जनन शक्त्या परीक्षित, ये कैसे कर सकते हैं? ये तो सूत्र ग्रंथों में ही है इस प्रकार से। तो लोगों को सोचने दो। अग्नि का मापन कैसे करेंगे? जो खा पी रहे हैं उसका मापन कैसे करेंगे? उसका पचन हुआ है ये कैसे डिसाइड करेंगे? वगैरह वगैरह इस प्रकार। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारे सामने प्रश्न ही नहीं आएंगे, उठेंगे नहीं ये प्रश्न। और प्रश्न नहीं उठेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। जब प्रश्न आएँगे, उनका उत्तर नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का हो रहा है, तो हमें इसमें जुड़ जाना चाहिए, चाहे आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर करें। चाहे लोगों के हिसाब में मामूली सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप खुद उससे सीखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। अंतरकर सर इसके बारे में बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल इस प्रकार से सवाल उठाते थे कि जिसके बारे में शायद हमने सोचा नहीं होगा, इस प्रकार से स्पेसिफिक प्रश्न उठाते थे। आपने कोई बताया कि इस प्रकार का काम है, मैंने किया है वगैरह वगैरह। तो वो साइंटिफिक अप्रोच उनका होता था। तो यही होना चाहिए, और उसके लिए जो भी ढूँढना है, जहाँ भी ढूँढना है, ये सब हमें करना चाहिए। लाइब्रेरी का प्रयोग करना चाहिए, मूल ग्रंथों का होना चाहिए, जो कोश वगैरह है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उससे से ढूँढना है, ये लोगों को बताना है, ढूँढ के लाना है, इस प्रकार से बताना है वगैरह वगैरह इस प्रकार। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे। ये बहुत अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। क्या सब आ रहा है?
विरम्यते व्याख्यानमपरात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः। कल मेरा इसमें व्याख्यान है, केरल वालों का कुछ है कैंसर के बारे में, 10:30 बजे से 1 बजे तक ऐसा कुछ है वो समय जो निर्धारित किया गया है। तो मुझे अभी मालूम नहीं है कि वो सभी के लिए खुला है या फिर